आपको देंगे, जहां पर राजस्थान का सबसे लंबा बोरवेल रेस्क्यू जारी है। 200 घंटे से अधिक देरी से चल रहा है ये ऑपरेशन। 8 दिन बाद भी प्रशासन को सफलता नहीं मिली है। टनल बनाने के बाद बच्ची तक नहीं पहुंच पाई है टीम। चेतना को लेकर असमंजस में प्रशासन की टीम इस वक्त है। 8 दिन पहले खेलते वक्त बोरवेल में गिरी थी मासूम। प्लान बी और प्लान ए दोनों के तहत अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। तो 8 दिन बाद भी प्रशासन के हाथ इस वक्त खाली है और अभी भी प्रशासन जो है वो नाकाम साबित हो रहा है। बच्ची को अभी तक नहीं बचाया जा सका है। प्लान ए, प्लान बी, सारे प्लान अपना लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्ची को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। 200 घंटे से ऊपर का समय हो गया है, 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन के हाथ खाली है। टनल बनाने के बाद भी बच्ची तक अभी तक टीम नहीं पहुंच पाई है। चेतना को लेकर असमंजस में इस वक्त प्रशासन की टीम है। हीरालाल हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है। हीरालाल, सबसे पहले तो अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, क्या हो रहा है इस वक्त? रेस्क्यू ऑपरेशन क्या अभी भी चल रहा है? अब किन स्थितियों पर काम कर रही है टीम? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन चेतना का आज 9वां दिन शुरू होने वाला है। 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 185 घंटों से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन प्रशासन के हाथ खाली हैं। जो 8 फीट की टनल की खुदाई करनी थी, जो कल शाम को जब एसडीएम ने आके मीडिया को बाइट दी थी कि टनल खुदाई का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, 1 से 2 इंच की खुदाई और करना बाकी है, क्योंकि हार्ड रॉक है। उस रॉक के पीछे, उस चट्टान के पीछे बच्ची हो सकती है। उस बच्ची को कोई चोट नहीं पहुंचे, नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए बड़ी सावधानी से उस चट्टान को, हार्ड रॉक को काटने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। लेकिन उस बात को आज 12 घंटे बीत चुके हैं, उसके बाद भी वो 2 इंच की दूरी तय नहीं की जा सकी। तो कहीं ना कहीं जो लोगों में सब्र का बांध है वो अब टूटने के कगार पे है। लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 8 दिन से प्रशासन केवल आश्वासन देता आ रहा है और बालिका अभी भी जो परिजनों से दूर है, प्रशासन से दूर है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों में रोष है वो देखने को मिल रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि इस जो ये बोरवेल का जो गड्ढा था, उसके पास में एक 170 फीट का जो पाइलिंग मशीन के द्वारा गड्ढा खोदा गया था, जिसके जरिए एनडीआरएफ की टीम के सदस्य, जो 3 सदस्यीय टीम है, वो नीचे उतरी है। लगातार उनके द्वारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी भी वो जो हार्ड रॉक की जो 1.5 से 2 इंच की जो चट्टान है, जो लेयर है, उसको काटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बालिका को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं है प्रशासन की जो तमाम कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि फर्स्ट डे जब बच्ची बोरवेल में गिरी थी, तब से लेके आज तक प्रशासन की द्वारा से जितनी भी कोशिशें की गई उन पे सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। क्योंकि प्लान ए के तहत जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसके बाद जब एसडीआरएफ के अधिकारियों ने प्लान ए को नाकाम होते देख सफलता नहीं होने की बात कहते हुए प्लान भी एग्जीक्यूट करने की बात कही थी, तो पाइलिंग मशीन को बुलाने में देरी की गई। उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन जो 50 फीट वजनी क्षमता वाली थी वो भी बुला ली गई, लेकिन जब वजन ज्यादा हुआ तो उसके बाद 100 फीट वजनी हाइड्रोलिक क्रेन को बुलाया गया। इसके बाद जो इक्विपमेंट के संसाधन, जो अत्याधुनिक संसाधन है, उनकी भी कमी यहाँ देखने को मिली। जो अधिकारी है उनमें सामंजस्यता की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिली। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं बड़ी भारी इसमें चूक देखने को मिली है। अगर समय रहते आपसी सामंजस्य होता, दूरदर्शिता होती, हाई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट होते, और तो कहा जा सकता है कि बच्ची को निकालने में जो आज समय लग रहा है, तो शायद बच्ची कब की निकाल ली जा चुकी थी। क्योंकि 8 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है। लोगों का सब्र का बांध टूटने के कगार पर जो परिजन है, वो उम्मीदें उनकी है जो धीरे धीरे धूमिल होती नजर आ रही है। उनका सब्र का बांध टूट रहा है। जो उसकी बच्ची की माँ है, उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि 8 दिन से बच्ची उसकी आंखों से दूर है। जो यहाँ मीडिया कर्मी जितने साथी हैं, इसे कड़कड़ाती ठंड में बिगर अपनी काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड है, ओस की बूंदें, इससे उनके स्वास्थ्य भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जो एनडीआरएफ के सदस्य हैं, जो जवान हैं, वो भी कड़कड़ाती ठंड में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो चूक है प्रशासन की, जो दूरदर्शिता की जो कमी रही है, वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी का कारण लगातार बन रही है। ठीक है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें हो रही है। किसी से बात हो पाई है आपकी हीरालाल, रेस्क्यू दल के सदस्य से?
जी मैं बताना चाहूंगा कि कल शाम को एसडीएम से बात हुई थी। जो एसडीएम कोटपुतली ब्रजेश चौधरी है उनसे हमने बात की थी। उन्होंने बाइट दी थी मीडिया को कि जो 8 फीट का जो टनल बनाना जाना था वो लगभग पूर्ण हो चुका है। 1.5 से 2 इंच की जो लेयर है, क्योंकि नीचे जो चट्टान थी 170 फीट की गहराई पे, वो हार्ड रॉक होने की वजह से, क्योंकि चट्टान इतनी सख्त थी कि उसको 1 इंच की खुदाई करने में करीबन आधा घंटा लग रहा है। तो 8 फीट की जो टनल की खुदाई करनी थी, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना समय लगेगा। लेकिन कल शाम को 5 बजे तक 8 फीट की दूरी तय कर ली गई थी। उसके बाद लेकिन जो 1.5 से 2 इंच की जो खुदाई करनी थी वो 12 घंटे बाद भी अभी तक खुदाई नहीं हो पाई है। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं जो 1.5 से 2 इंच की दूरी करने में जो 12 घंटे का समय लग रहा है, तो लोगों में एक रूमर और फैला है कि क्या बोरवेल डिसलोकेट हो गया, प्रशासन उस बोरवेल को ढूंढ नहीं पा रहा। आखिर क्या कारण है कि प्रशासन को इतना समय लग रहा है। मीडिया जब अधिकारियों से सवाल करती है तो वो अपने जवाब भी नहीं देते हैं, उनसे बनता, क्योंकि मीडिया के जवाबों से वो बच रहे हैं। वो जवाब मीडिया से मुखातिब होकर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं, तो ये तमाम सवाल है जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। ठीक है, यानी कि डिसलोकेशन नहीं हुआ है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। टनल की खुदाई नहीं हो पाई है, इस वजह से टीम नहीं पहुंच पाई है बच्ची तक। जी बिल्कुल, देखिए लोगों में इस प्रकार की चर्चा है। अब ये अफवाह भी हो सकती है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हैं। एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि जो 1.5 से 2 इंच की लेयर है उसके पीछे बच्ची हो सकती है, और जब ड्रिल कर रहे हैं तो ड्रिल करते समय उस बच्ची को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचे। इसको लेकर धीरे धीरे जो चट्टान को बड़ी सावधानी से काटा जा रहा है, इसलिए देरी हो रही है। लेकिन लोगों में एक रूमर है, एक चर्चा का दौर चल चुका है, क्योंकि 8 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है। 12 घंटे पहले कल शाम को एसडीएम द्वारा यह कहा जाता है कि 8 फीट की टनल की खुदाई कर ली गई है, 1 से 2 घंटे में बच्ची को रेस्क्यू कर लिया जाएगा, बच्ची तक हम पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जब 12 घंटे का उस बात को समय बीत चुका, तो 12 घंटे बाद भी अगर बच्ची तक प्रशासन नहीं पहुंचा है तो बड़े सवाल उठते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हीरालाल, तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट्स देने के लिए। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज बकायदा दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे और इसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों के में आपके विधायक और उम्मीदवार सभी का रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। 2025 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल इस योजना को लागू करेंगे। इस योजना के तहत मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। तो चुनाव से पहले चाहे महिलाओं हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे बुजुर्ग हो या फिर ऑटो रिक्शा चलाने वाले हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ खास योजना जो है वो आम आदमी पार्टी तैयार कर रही है। और ऐसे में अब एक नई और योजना के बारे में जानकारी जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो अब पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना लाने जा रहे हैं। कि वो जो योजना शुरू हुई है ना, उसी के बारे में बात हुई है और उससे हम खुश हैं, हमें पूरी संतुष्टि है, पूरा विश्वास है। तो उसको इन्होंने देखते हुए, मजबूरी को देखते हुए, दिक्कत को देखते हुए आज ये योजना शुरू की है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमें भरोसा है कि ये इस योजना को लागू भी जल्दी करेंगे। चुनावी स्टैंड नहीं है जी, हमारे साथ जो पहले भी इन्होंने कई बातें की हैं वो पूरे करते हैं। हमारे घर जैसे इनका सारा रिलेशन है केजरीवाल जी से, और जब से हम वोट दे रहे हैं मैं केजरीवाल जी आम पार्टी के साथ ही साथ जुड़ा हुआ हूँ। सैलरी पर घमासान, केजरीवाल के घर इमाम। हमें 17 महीने हो गया, अभी तक हमें तनख्वाह नहीं मिली यार। 17 महीनों से दिल्ली के इमामों को नहीं मिली सैलरी। आचार संहिता लग गई तो वो फिर आवंटित नहीं हो पाएगा, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव से पहले फंड रिलीज हो जाए। केजरीवाल सरकार ने रोकी इमामों की सैलरी। की गाड़ी कमाई थी वो या तो शराब घोटाले में लूट दी, या तो मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले में लूट दी, या तो वक्त पे उड़ा दी। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। इमामों पर संकट, पुजारियों के लिए नया ऐलान। घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना
इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। इमामों की जो तनख्वाहें हैं वो लगभग देश के हर राज्य के अंदर वक्फ बोर्ड द्वारा दी जाती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नए ऐलान कर रहे हैं। पहले महिलाओं के लिए 2100 रुपए का वादा और अब उन्होंने पुजारियों के लिए भी 18,000 रुपए महीने की सैलरी का ऐलान कर दिया है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जिन इमामों को पहले से ही सैलरी मिलती है, उन इमामों को भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सैलरी दे पाने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले कई दिनों से दिल्ली के इमाम सैलरी की मांग को लेकर केजरीवाल के घर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। केजरीवाल ने अब तक उनसे ना तो मुलाकात की है, ना ही उन्हें कोई भरोसा दिलाया है। इससे पहले इमाम दिल्ली की सीएम आतिशी और एलजी से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसकी वजह से इमाम काफी नाराज हैं और वो विरोध प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। दिल्ली सरकार इमामों की सैलरी का मुद्दा अभी सुलझा नहीं पाई है। इधर केजरीवाल ने पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए नया ऐलान कर दिया है। आज केजरीवाल ने एक नई योजना का ऐलान किया, जिसके तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो कल खुद इस योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में जाएंगे। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है कि घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा। कि दिल्ली के जो हमारे मंदिरों में पुजारी हैं, भाई हैं, दिल्ली के गुरुद्वारों में जो ग्रंथी भाई हैं, उन सब की ज़िंदगी में भी सम्मानजनक सहयोग सरकार दे, सम्मानजनक जीने में सहयोग सरकार दे। उनको भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, सबको अपने घर चलाने हैं, एक सम्मानजनक ज़िंदगी दिल्ली में जीनी है उसमें। और वो बहुत धर्म का काम कर रहे हैं, सब लोग बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। कितने सारे लोग सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे जब मंदिर पहुंचते हैं तो उससे पहले उसमें कोई पुजारी वहाँ बैठ के दिया जला के बैठता है। वो सब लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करना सरकार का काम है। केजरीवाल के इस नए ऐलान के बाद दिल्ली की राजनीति में घमासान मच गया है। आम आदमी पार्टी जहां केजरीवाल के इस फैसले का स्वागत कर रही है, इसे जनता के हित में लिया गया फैसला बता रही है, तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल वोटों के लिए दिल्ली की जनता से झूठे वादे कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को डर है कि इमामों को सैलरी नहीं मिलने की वजह से उनके वोट कटने वाले हैं, इसलिए अब उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने का ऐलान किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, महाठग अरविंद केजरीवाल ने 10 साल बाद मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को ठगने के लिए नई योजना की घोषणा की है, लेकिन दिल्ली में कितने पुजारी और ग्रंथी हैं इसका इन्हें पता तक नहीं। चुनाव से पहले झूठे वादों की झड़ी लगा दी गई है। वैसे पिछले 17 महीनों से इमामों की तनख्वाह भी नहीं दी गई है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली वाले जानते हैं कि हिंदू विरोधी आपकी ये घोषणा भी केवल हवाई है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल पहले दिल्ली के इमामों के साथ किया अपना वादा पूरा करें, तभी इस तरह की नई घोषणाएं करें, अन्यथा दिल्ली की जनता उनके वादों पर कभी भरोसा नहीं करेगी। केजरीवाल साहब चुनाव आते हैं, आप घोषणा कर देते हैं, फिर घोषणा पूरी नहीं करते। आपने आज घोषणा कर दी कि आप मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के भाई साहब को भी कुछ पैसे मेहनताना महीने का महीना देंगे, परंतु जिनको पहले वादा किया था वह वादा तो पूरा करो। ये जो झूठ की हांडी है ये बार बार नहीं चलेगी, एक बार चल गई, 2 बार चल गई। और मुझे लगता है कि बड़े अच्छे माहौल में उनसे बात हुई, उन्होंने काफ़ी मंत्रोच्चारण किया, अरविंद केजरीवाल जी को अच्छे सेहत के लिए जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया और बस जो है चले गए। अरे छोड़ दो। आपकी पार्टी पे एक आरोप लग रहा है कि इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और पुजारियों को तनख्वाह बांटी जा रही है, इस पे बता दीजिए। इमामों को भी देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहें, इमाम भी बेफिक्र रहें, सबको जो है पैसा दिया। मतलब इमामों को सैलरी मिल जाएगी उनकी रुकी हुई।
दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस अभियान चला रही है। इसी के तहत सोमवार को साउथ ईस्ट इलाके से 12 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस ने इनको निजामुद्दीन, कालिंदी कुंज, शाहीन बाग और सरिता विहार इलाकों में हिरासत में लिया है और उन सभी को डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया है। ये सभी बिना किसी पहचान पत्र के दिल्ली में रह रहे थे। यूपी के मुरादाबाद से बड़ी खबर है। मंदिर की खुदाई में निकला शिवलिंग और खंडित मूर्तियां। 44 साल से बंद मंदिर की प्रशासन ने सफाई करवाई है। थाना नागफनी क्षेत्र के गौरी शंकर मंदिर का ये पूरा मामला है। 1980 के दंगे में मंदिर के पुजारी की हत्या के बाद से बंद था मंदिर। मृतक पुजारी के पोते सेवाराम ने डीएम से मंदिर खुलवाने की मांग की थी। नगर निगम की टीम से कराई मंदिर के अंदर खुदाई। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, 44 साल से बंद मंदिर की प्रशासन ने सफाई कराई है। 1980 के दंगे में पुजारी की हत्या के बाद से ये मंदिर बंद था। एक तरफ देश और दुनिया में नए साल के जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ मौलानाओं ने जश्न के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। नए साल के जश्न को शरीयत के खिलाफ बताया गया है। तो वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, देश शरीयत नहीं संविधान से चलेगा। पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी कर रही है। हर तरफ उत्साह का माहौल है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मौके पर भी धर्म वाली सियासत का पेच इस जश्न में फंसा रहे हैं। दरअसल देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा ने नए साल के जश्न को इस्लाम के खिलाफ बताया है। मौलाना ने मुसलमानों को नसीहत दी है कि वो नए साल के जश्न से दूर रहें। मजहब इस्लाम नए साल पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं देता, तो तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो पार्टियां पटाखे फोड़ने जैसी खुराफात से बचने की कोशिश करें। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने नए साल के जश्न को गैर इस्लामी तहजीब और फिजूल खर्ची बताते हुए इससे बचने की सलाह मुसलमानों को दी है। हमें अपने गुनाहों की तलाफी करने की जरूरत है। मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि आप नए साल पर जश्न मनाएं। मैं एक बार फिर तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो नए साल पर जश्न न बनाएं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक फतवा जारी किया है। इस फतवे में नए साल का जश्न मनाना, मुबारकबाद देना इस्लामी शरीयत में नाजायज कहा गया है। नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहबो लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। उधर नए साल पर फतवा जारी हुआ तो वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इसे लेकर तीखा पलटवार किया। साक्षी महाराज ने कहा कि देश इस्लामी शरीयत से नहीं बल्कि देश के संविधान और कानून से चलेगा। फतवा जारी करने वाले भी समझे, आप भी समझ लीजिए, हिंदुस्तान शरीयत कानून से नहीं चलने वाला है, भारत के संविधान से चलने वाला है। तो वो लोग जो शरीयत की बात करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, ये भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। किसी धर्म के बारे में टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये देश सबका देश है, आर्य देश है और इसमें कोई भी किसी देश को, किसी भी धर्म को माने, किसी को रोक नहीं। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, लेकिन इस देश के प्रति वफादारी का भाव रखे, इस देश को अपना देश माने। एक तरफ देश और दुनिया नए साल की तैयारी कर रही है, तो वहीं इस उत्साह के बीच ऐसे फतवे के मायने क्या है, ये अहम सवाल है। हालांकि नए साल का जश्न जायज है या नहीं, इस बहस के सियासी पेच अभी फंसना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो वहीं बीपीएससी परीक्षा पर बिहार में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा, राज्य सरकार के पास 1 तारीख तक का वक्त है। अगर 1 तारीख तक कोई जवाब नहीं मिलता है तो 2 जनवरी की तारीख को आंदोलन होगा और वो अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो बीपीएससी परीक्षा पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। अल्टीमेटम इस दौरान दिया गया है प्रशांत किशोर का। बिहार सरकार को अल्टीमेटम 1 जनवरी को जवाब का नहीं दिया गया तो आंदोलन होगा। 2 जनवरी से बड़े आंदोलन की चेतावनी जो है वो दी गई है। पाकिस्तान एक बार फिर टूट का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें, टीटीपी आतंकियों ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा कर लिया है। टीटीपी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया और दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तानी सेना अपनी चौकी छोड़कर भाग गई। टीटीपी आतंकियों ने बताया कि उन्होंने बाजौर जिले में सला रजई तहसील में पाकिस्तानी सेना की चेकपोस्ट पर कब्जा किया है। टीटीपी ने इस चौकी से पाकिस्तानी सेना का झंडा हटा दिया और अपना इस्लामिक झंडा लहराया। उधर पाकिस्तानी सेना ने माना है कि टीटीपी की ओर से बड़ा हमला किया गया है। महाराष्ट्र के जालना से हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है। क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में हार्ट अटैक आने से खिलाड़ी की मौत हो गई है और पूरा घटनाक्रम मोबाइल कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें, सामने आए वीडियो में नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े बल्लेबाज को अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पर जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि वहां मौजूद बाकी खिलाड़ी कुछ समझ पाते, खिलाड़ी की मौत हो गई। केरल में एक आर्मी ऑफिसर की पिटाई का वीडियो शेयर कर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष विष्णु वर्धन रेड्डी ने आर्मी ऑफिसर की पिटाई में लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के भी शामिल होने का आरोप लगाया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, लेफ्टिनेंट कर्नल करनेल सिंह पर वामपंथी गुंडों ने बेरहमी से हमला किया है। केरल की कम्युनिस्ट सरकारों का देशभक्तों को निशाना बनाने का शर्मनाक रिकॉर्ड है। एफआईआर दर्ज की गई है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गुजरात की सूरत से एक झकझोर देने वाला हादसा सामने आया है और जिसमें एक भारी भरकम क्रेन बेकाबू होकर अचानक छोटी क्रेन पर गिर गई है, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए हैं। हादसे में छोटी क्रेन में मौजूद एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। देखिए जरा आप, ये हादसा किस तरीके से घटित हुआ है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही छोटी क्रेन पर भारी भरकम क्रेन का हिस्सा गिर गया। जयपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज प्रदेश के 11 जिलों में येलो अलर्ट है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, सीकर, करौली, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर में घना कोहरा और शीतलहर चलने के आसार हैं। तो नए साल का स्वागत करने के लिए सभी तैयार है, लेकिन नए साल के स्वागत में आपको ठंड का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मौसम इस वक्त पूरी तरीके से बदला हुआ है। काफी ज्यादा गलन वाली ठंड महसूस की जा रही है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं घना कोहरा किस तरीके से चुनौती बना हुआ है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। सामने की बिल्डिंग्स नजर नहीं आ रही है। तो नए साल से पहले सर्दी अपने पूरे शबाब पर है। उत्तर भारत में इस वक्त हड्डियां गलाने वाली सर्दी का लोग सामना कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल या उत्तराखंड, नजारा एक जगह एक सा है। हाँ, यही वजह है कि सैलानी भी बढ़ चढ़कर पहाड़ों पर बर्फ का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। हर कोई इन मनमोहक नजारों का साक्षी बनना चाहता है और आनंद लेना चाहता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।